नमस्कार दोस्तों, सन्यासी अकेडमी में आपका स्वागत है। पुनः हम लोग जो है भारतीय संविधान के विषय में जो है थोड़ा सा चर्चा करने के विषय में उपलब्ध हुए हैं। और इस उपस्थिति में जो है हम लोग इसके पहले जो क्लास चली है उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी प्रावधान थे मौलिक अधिकारों तक पढ़ चुके हैं। और मौलिक अधिकारों में जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे मौलिक अधिकारों को स्थापित करने के राज्य के जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि मौलिक अधिकारों को किन सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किया जाता है राज्य के द्वारा, और मौलिक अधिकारों को की मांग जो है वो भारतीय नागरिकों द्वारा किस प्रकार की जा सकती है और कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार में जो है इसके अंतर्गत हम करेंगे कि मौलिक अधिकार को स्थापित करने से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसके बारे में। मौलिक अधिकारों को स्थापित करने के सिद्धांत, इन सिद्धांतों पर जो है चर्चा के बाद हम जो है आगे बढ़ाएंगे और नीति निषेध तत्वों के बारे में फिर चर्चा होगी। तो मौलिक अधिकारों के स्थापित करने के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों का जो मूलभूत एक निचोड़ कहा जा सकता है कि इन लागू करने वाले नियमों का जो नियम है, राज्य के नियम है, उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है कि पुनर्वलोकन का सिद्धांत। सबसे पहली बात होती है कि अगर संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या किसी विधि का जो है वो प्रतिस्थापन या प्रख्यापित किया जाता है, तो उसका सबसे पहले क्या होता है कि पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि अगर संसद कोई कानून बनाती है या न्यायपालिका कोई निर्णय देती है या विधि द्वारा कोई स्थापित यानी सरकार का कोई ऐसा आदेश स्थापित होता है, तो उसका क्या होगा कि पुनर्विलोकन हो सकता है। पुनर्विलोकन कह सकते हैं आप, या फिर जो है पुनर्विचार कह सकते हैं, या फिर जो है पुनरावलोकन कह सकते हैं। जो भी कह सकते हैं वो आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सबसे पहले आता है पुनर्विलोकन का सिद्धांत। पुनर्विलोकन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संसद द्वारा यदि कोई जो है मौलिक अधिकारों से असंगत कानून, जो मौलिक अधिकारों से असंगत ऐसा कोई कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, तो उसे न्यायपालिका द्वारा जो है वो पुनर्विलोकित यानी जो है इसको जो है पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसको पुनरावलोकित किया जा सकता है या पुनर्विलोकित किया जाता है। इसको जो है पुनर्विलोकित किया जा सकता है। तो इसमें जो है सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि भारतीय संसद ही कोई कानून बनाए तो उसका पुनर्विलोकन किया जा सके। जैसे विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया ऐसी है जो सरकार के कानून के जो है द्वारा स्थापित की गई, सरकार के आदेशों द्वारा स्थापित की गई है, और स्वयं न्यायपालिका भी द्वारा भी जो कोई निर्णय ऐसा दिया गया है जिसमें कोई काम खामी नजर आती है, तो उसका जो है पुनर्विलोकन किया जा सकता है या पुनरावलोकन किया जा सकता है। पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कानून के संदर्भ में न्यायपालिका भारतीय संसद को उस पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर सकती है। यानी इसमें जो है संसद भी जो है संसद को
पुनर्विचार के लिए न्यायपालिका बाध्य कर सकती है, न्यायपालिका बाध्य कर सकती है। यानी इसमें कहा जा सकता है कि संसद को जो है पुनर्विचार के लिए न्यायपालिका बाध्य कर सकती है किसी भी ऐसे मैटर पर जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि के विरुद्ध ऐसा कोई कानून पारित होता है तो ऐसा कोई कानून पारित होता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत होता है या मौलिक अधिकारों के जो है पक्ष में नहीं होता है या विपक्ष में होता है, तो ऐसे कानूनों पर संसद द्वारा यानी न्यायपालिका के निर्देश पर संसद द्वारा पुनर्विचार के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इसमें जो है ये हुआ न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये न्यायपालिका द्वारा ही किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत के अंतर्गत ये सारी चीजें थी। और इसके बाद फिर अगला सिद्धांत आता है जो स्थापित करने का है मौलिक अधिकारों का, वो है अधित्याग या अधित्यजन का सिद्धांत। अधित्याग या अधित्यजन का सिद्धांत इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होगा, इसमें जो है हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय जो है वो यदि कोई व्यक्ति भारतीय क्या होता है कि वह स्वेच्छा से उन अधिकारों को त्याग देता है, यानी कह सकते हैं कि कोई भी नागरिक स्वेच्छा से मौलिक अधिकारों का त्याग करता है। तो इसमें जो है कि क्या है कि कोई भी नागरिक जो चाहे वो अपने मौलिक अधिकारों का जो है वो त्याग कर सकता है। वो ये कह सकता है न्यायपालिका से, सरकार से कि हमको इन मौलिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा जा सकता है कि अब जो है जो केस होते हैं, जैसे किसी के ऊपर कोई मानहानि का केस हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसमें समझौता करके जो केस वापस ले लिया जाता है, तो वो उसी तरीके से है कि जैसे आप अगर चाहें तो हमारे मानहानि का केस हुआ है, यानी मानहानि का जो है हमारे ऊपर केस हुआ है, तो अगर हम अगले व्यक्ति से समझौता करते हैं और वो ये समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है या फिर हुआ भी है तो मैं उसको जो है छोड़ता हूँ, मैं मौलिक अधिकारों को जो है नहीं ले सकता, तो ऐसे इस तरह के केस जो है आते हैं। तो यानी आप अपने मौलिक अधिकारों का जो है वो त्याग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मौलिक अधिकारों को लेकर के ही चलें। जैसे आरक्षण की व्यवस्था होती है, तो आरक्षण की व्यवस्था में जो है जैसे 16(4) में कहा गया है कि SC/ST वर्ग के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, 15(4) में भी कहा गया है। तो इसमें जो है आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है, तो आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत SC/ST को यह बाध्य नहीं किया गया है कि आप आरक्षण में ही रहिए। वो चाहें तो आरक्षण की व्यवस्था को जो है वो छोड़ भी सकते हैं और जनरल कैटेगरी में भी फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं और बहुत सारे लोग भरते भी हैं। तो इस तरीके से जो है ये कहा जा सकता है कि जो है आप जनरल कैटेगरी में भी फॉर्म भर सकते हैं, आप अपने मौलिक अधिकारों को वहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। इस तरीके के उदाहरण इसमें प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद आता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करण का
सिद्धांत जो है, ये पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत कहा जा सकता है कि यदि संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून का कोई भाग जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो ऐसे कानूनों के उस भाग को जिसमें मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, विधि द्वारा जो है इसको जो है पृथक किया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि यदि कि संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो मौलिक अधिकारों क्या करता है, संसद द्वारा बनाया गया कानून जो क्या करता है कि एफआर फंडामेंटल राइट्स को जो है क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को जो फंडामेंटल राइट्स से असंगत है या से असंगत अथवा उल्लंघन करता है, तो ऐसे विधि को क्या होगा, इसका जो है ये पृथक किया जा सकता है। यानी जो है इसको जो है मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे कानूनों को क्या किया जा सकता है, विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वो पृथक किया जा सकता है। इसको जो है विधि द्वारा ऐसे कानूनों को जो है क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पृथक करने योग्य हो। यानी बशर्ते वह पृथक करने योग्य हो, तो ये होगा पृथक्करणता का सिद्धांत। इसमें जो है एक आता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी ऐसा कानून जो एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स के जो है से असंगत होता है, तो कोई भी ऐसा जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से जो है संबंध में जो भी सादृश्य होता है, ऐसे भी किसी भी जो है समस्त विधियों का, जिसके बाद सभी विधियां निष्क्रिय हो जाती हैं, अर्थात एफआर पर सब आच्छादित हो जाती हैं, यानी फंडामेंटल राइट पर सभी आच्छादित हो जाती हैं। तो आच्छादन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या है, आच्छादन के सिद्धांत में कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन यानी लागू होने से पूर्व प्रचलित समस्त विधियां जिनका संबंध फंडामेंटल राइट्स के सदृश है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लागू होने के बाद वह सभी विधियां निष्क्रिय हो जाती हैं, अर्थात फंडामेंटल राइट्स पर सब पर आच्छादित हो जाता है। यानी कोई भी ऐसी विधि बनी हुई है, कोई भी ऐसी विधि जो पूर्व में बनी हो, यानी पूर्व में बनी हो, या कह सकते हैं कि प्रवर्तित या लागू हो, तो उसको क्या किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स का नियम बनता है, यानी एफआर का नियम बनता है, फंडामेंटल राइट्स का नियम बनता है, जो उस विधि के जो है फंडामेंटल राइट्स बनता है, तो क्या होता है, वो जो पूर्व में विधि बनी हुई है वो फंडामेंटल राइट्स का यानी फंडामेंटल राइट्स से असंगत है, यानी उस विधि को जो है क्या किया जा सकता है, उस विधि पर आच्छादित हो जाता है।
यानी कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स जो नया बना है उसके पूर्व अगर कोई ऐसा विधि, कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो फंडामेंटल राइट्स से पहले तो वो था ही नहीं, और उसके बाद नया फंडामेंटल राइट्स नियम बना या फिर कुछ जोड़ा गया है, तो क्या होता है कि अगर उस नए नियम का उल्लंघन यदि वो पूर्व की विधि करती है, तब भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स क्या होगा, उस विधि पर ज्यादा वरीयता रखेगा और विधि समाप्त हो जाएगी। ऐसा ये आच्छादन के सिद्धांत में कहा गया है। और अगला जो है वो भावी परिवर्तन प्रवर्तन का सिद्धांत। भावी प्रवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि जो भविष्य में होने वाली यानी बनाई जाने वाली विधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो कहा जा सकता है कि पहले देखिए भावी प्रवर्तन का सिद्धांत इस सिद्धांत के अंतर्गत है कि आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का प्रभाव यानी मौलिक अधिकारों का प्रभाव वर्तमान कालिक अथवा भविष्यकालिक होता है। यानी इसका जो प्रभाव होता है ये भूत और वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होता है, न कि भूतकालिक या भूत लक्षित होता है। यानी इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वर्तमान कालिक अवलिक भविष्य काल कालिक होते हैं, ना कि भूतकालिक। ये भूतकालिक नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं कि हमेशा जो है भूतकालिक या भूत लक्षित नहीं होते हैं, ये हमेशा वर्तमान में और भविष्य में चलते हैं, यानी भविष्यकालिक और वर्तमान कालिक होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की प्रभावकारिता इसके लागू होने के दिन से प्रारंभ हो जाती है और भविष्य में बनी रहती है। इसमें कह सकते हैं कि भावी प्रवर्तन के अंतर्गत कोई भी मौलिक अधिकार यदि लागू होता है तो उसकी विधि बनने के जो है दिन से ही, यानी जिस दिन से वो विधि बनती है उसी दिन से वो प्रभावकारी हो जाती है। यानी फंडामेंटल राइट्स के संगत विधि नहीं, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत बनी विधि उसी दिन से लागू हो जाती है जिस दिन से वह बनी। यानी जिस दिन से वो विधि बनकर तैयार हुई उसी दिन से वो लागू हो जाती है। उसके लिए किसी भी प्रकार का जो है वो पीछे से डेट या फिर ऐसा कुछ नहीं रखा जाता है। जिस दिन से वो लागू बनकर तैयार हुई उसी दिन से वो लागू हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक विधि है। ये किसी भी प्रकार से भूतकालिक या जो है भूत लक्षित विधि नहीं है कि इसको जो है भूतकाल में, अब ये भी है कि ये लागू होने के साथ साथ जो है ये आगे तक बनी रहती है, यानी भविष्य में भी इसका जो है अस्तित्व बना रहता है। कहीं से भी इसके अस्तित्व पर कोई प्रकार की ऐसे कुछ विसंगतियां नहीं होती है। तो ये था मौलिक अधिकारों से लागू करने से संबंधित सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत क्या है, नीति निदेशक तत्व ये नीति निदेशक तत्व जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच लिया गया है। तो इसको जो है हम लोग यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। भाग 4 अनुच्छेद
36 से 51 के बीच, 36 से 51 के बीच अनुच्छेद है इसका। और इसके स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी लिख देते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको जो है कह सकते हैं कि ये विदेशी स्रोतों से लिया गया है, लेकिन इसमें भी जो है परिवर्तन किया गया है। तो जो मूल चूक परिवर्तन है, कोई भी विधि किसी भी देश से ली गई है भारतीय संविधान में तो वो हूबहू नहीं ली गई है। अब जैसे इसमें ही बात करेंगे तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाली गई हैं। हाँ, लेकिन नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व तो सिर्फ आयरलैंड के संविधान में विश्व में व्याप्त है, या अन्यथा जो है वो भारत के संविधान में व्याप्त है। तो नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के कर्तव्यों का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि राज्यों के कर्तव्यों का निर्वहन करती है, नहीं राज्यों के कर्तव्यों का जो है एक प्रकार से निर्दिष्ट करती है कि राज्य के कर्तव्य क्या क्या है। और मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। तो इसमें जो है और मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों को जो है दिए गए मौलिक कर्तव्य हैं, उनके नागरिकों के कर्तव्य बताए गए हैं कि उनके कर्तव्य क्या हैं भारतीय संविधान के प्रति और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य क्या हैं। और ये सारी चीजें नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के लिए बताई गई हैं। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है राज्य को अपने नागरिकों के दायित्वों का उल्लेख है। जैसे इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा आप समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व उन सिद्धांतों को कहते हैं जो कार्यपालिका व विधायिका को उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए दिया गया है। यानी जो इसके क्या कह सकते हैं कि जो है नीति निर्देशक तत्व वो सिद्धांत हैं जो कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका को उच्च आदर्श प्राप्त करने के लिए, यानी जो उनके जो नियम हैं उनकी उच्च दशाओं के लिए, यानी उनके कह सकते हैं कि राज्य जो है वो नागरिकों के प्रति कितने कर्तव्यवान है, कितना जो है कर्तव्यनिष्ठ है, उसकी चर्चा हम नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कर सकते हैं। तो ये है नीति निर्देशक तत्व के जो है परिभाषा की बात करेंगे। और ये इसका स्रोत क्या है तो आयरलैंड का संविधान है। और ये जो है हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है, ये कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की क्या है प्रमुख विशेषता। प्रमुख विशेषता, ये प्रमुख विशेषता के तौर पर भारतीय संविधान में लिया गया है। और इसको जो है यदि हम बात करेंगे तो संविधान निर्माताओं ने इसके जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके लक्ष्य जो संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए हैं, लक्ष्य इसका है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, इसके जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात की गई है। ये जो है राज्य का कर्तव्य होगा क्या, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संबंध में जो है नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई है। और इसमें जो है कल्याणकारी राज्य की संरचना जो होगी वो इसके कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो कही गई है, ये जो शब्द लिया गया है, ये शब्द जो है ये सबसे पहले शब्द का उपयोग किसने किया है तो ये जर्मी बेंथम, ये जो है पाश्चात्य विचारक हैं, इन्होंने ही इसकी संकल्पना दी है। और इनका जो है जो इंग्लैंड के हैं ये, और इन्होंने इंग्लैंड का एक पुअर एक्ट है, इंग्लैंड का पुअर एक्ट, ये इंग्लैंड के पुअर एक्ट में इस तरीके से इन्होंने जो है इसकी व्याख्या की, यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना बताई है। अब इसमें राज्य का जो परिभाषा राज्य की दी हुई है अनुच्छेद 36 के अंतर्गत, तो राज्य की परिभाषा में इन्होंने क्या किया है कि ये राज्य जो है क्या करेगा
कि अहिंसक सामाजिक आर्थिक क्रांति, यानी जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात है, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात है, वो क्या है कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से ही संभव है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो की गई है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से ही संबंधित है। यानी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जब तक समाज में लागू नहीं होगा तब तक क्या होगा, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अधूरी रह जाएगी, यानी राज्य कल्याणकारी नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो है कह सकते हैं कि अब सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की क्या बात है, इसमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, इसमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात है। तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या आता है कि हर प्रकार के शोषण की समाप्ति, हर प्रकार के शोषण की समाप्ति। अब हर प्रकार के शोषण की समाप्ति का मतलब यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव, जात पात का कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार से किसी को शोषित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की जो है ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की पहली कड़ी में हर प्रकार के शोषण की समाप्ति, असमानता की समाप्ति, असमानता की समाप्ति। असमानता की समाप्ति की बात करेंगे तो असमानता की बात है जैसे किसी को जो है कहीं पर आने जाने या रोकने या कहने या जो है जो क्या नाम के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जो है जाने, वहां पर किसी भी कुएं पर पानी भरने, इसके जो है इसमें क्या है असमानता नहीं होनी चाहिए कि कोई निम्न जाति का है, कोई उच्च जाति का है, या कुछ जो है ऐसे हैं जो निम्न लोग हैं। तो निम्नता और उच्चता के आधार पर, यानी आप कह सकते हैं जात पात के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होगी। ये जो है क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य किसी प्रकार की ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेगा जिसमें असमानता प्रकट होती हो और किसी भी प्रकार से एक दूसरे का जो है असमानता की स्थिति पैदा होती है और एक दूसरे का विरोध उत्पन्न होता है। इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई भी विधि नहीं बनाएगा। और इसमें जो है समानता में सामाजिक आर्थिक असमानता, इसमें असमानता की जो बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक असमानता की बात की गई है और इसमें जो है एक संपूर्ण समाज की स्थापना की बात की गई है। संपूर्ण समाज की स्थापना, संपूर्ण समाज की स्थापना सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से ही संभव है। इसलिए कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ये नीति तत्व में जो है के अंतर्गत राज्य के कर्तव्य हैं। यानी राज्य ऐसी विधि बनाएगा जिससे सामाजिक रूप से लोग समान हो सकें, आर्थिक रूप से समान हो सकें और संपूर्ण समाज, यानी एक कह सकते हैं कि एक ऐसे जो है समाज की स्थापना हो जो निर्विकार हो, यानी निर्विकार समाज की स्थापना की जा सके और किसी भी प्रकार के वहां पर शोषण का कोई स्थान ना हो। तो ये हुआ नीति निषेधक तत्व के अंतर्गत राज्य के कर्तव्य जो हैं। इसमें जो है अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। ये कहा है अनुच्छेद 36। अब इसमें अनुच्छेद 36 के बाद आता है अगला जो है अनुच्छेद 37। नीति निर्देशक तत्व तो देश के शासन में मूलाधार हैं। ये कहा जा सकता है कि ये जो है शासन तंत्र की स्थापना करते हैं। यानी किसी भी प्रकार से कहीं भी नीति निर्देशक तत्व होंगे तो वो क्या होंगे, शासन के मूलाधार होंगे। यानी राज्य अगर कोई शासन करता है तो वो नीति निर्देशक तत्व के बताए गए आदर्शों के आधार पर ही करता है और इन आदर्शों का जो है वो उल्लंघन नहीं करता है और इसी के आधार पर नई विधियां बनाता है। तो इसमें जो है कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा ये जो है क्या है कि लागू नहीं कराया जा सकता है। जिस प्रकार आपके मौलिक कर्तव्यों को आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार राज्य के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को भी थोपा नहीं जा सकता है। यानी ये किसी भी प्रकार से
न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है। यानी न्यायालय द्वारा इन नीति निषेधक तत्वों को जो है लागू नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये उनके कर्तव्य हैं। अब इसमें लोक कल्याणकारी जो है राज्य की अभिवृद्धि की बात जो है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत, अनुच्छेद 38 में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि, राज्य की अभिवृद्धि के लिए राज्य कार्य करेगा। यानी इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार से लोक कल्याण के लिए जो भी आवश्यक हो राज्य ऐसा कदम उठाएगा। यानी किसी भी स्थिति में वो लोक कल्याण से विरक्त नहीं हो सकता है, यानी लोक कल्याण से संबंधित ही कार्य करेगा। अब इसमें जो राज्य के नीति निषेधक तत्व में जो है जो कहा गया है कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की स्थापना की बात है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात है। तो इसमें सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र में क्या किया गया है कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत नागरिक को वोट देने का अधिकार है, ऐसी कोई भी विधि जो है राज्य नहीं बनाएगा जो वोट देने के अधिकार को छीनता हो। तो इसमें जो है राजनीतिक रूप से किसी को सहभागी करना, राज्य की जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी नागरिक जो है वो सहभाग कर सकता है जो वयस्क हो। तो वयस्क नागरिकों को जो है मताधिकार की मत का अधिकार जो दिया गया है वो निषेधक तत्व के अंतर्गत उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य कार्य करेगा। और सामाजिक लोकतंत्र की बात तो हम बता ही चुके हैं कि वह व्यवस्था जिसमें समाज में निवास करने वाले सभी वर्ग संपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकें, यानी सम्मानपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकें। और उस सम्मानपूर्ण जीवन के अंतर्गत जो है वो क्या है कि जो राज्य का निर्णय हो, यानी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो राज्य का निर्णय हो उसमें सहभागी बन सके, और सामाजिक निर्णय हो उसमें सहभागी बन सके, वह स्वयं का समाज का अभिन्न अंग कह सकें, ऐसी जो है व्यवस्था स्थापित करने का जो है प्रयास राज्य करेगा। आर्थिक लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दक्षता, यानी अपनी दक्षता और अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता के अनुसार आजीविका का जो है निर्धारण करने का जो है निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, ऐसी व्यवस्था जो है राज्य सरकार बनाएगी, जिससे नागरिक जो है आर्थिक रूप से सक्षम हो सके और आर्थिक रूप से समान हो सके। तो यानी किसी को जो है इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह जो है इस काम के लायक नहीं है। जिसकी जितनी क्षमता है वो उस हिसाब से उसके जो है कार्य दिए जाएंगे और करेगा, वह व्यक्ति करेगा। अब नीति निषेधक तत्व के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमको लगता है कि सिद्धांत पूरा तो बताया नहीं जा सकता है, नीति निषेधक तत्व के लिए 2 क्लास रखनी होगी, तो कुछ तो जरूर जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पूरा समझेंगे। तो नीति निषेधक तत्व में जो है सिद्धांत, नीति निषेधक तत्व के सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा जो है वो सामान्य सिद्धांत है, और चौथा अंतरराष्ट्रीय। सामान्य सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत।
इस सिद्धांतों के अंतर्गत ही हम नीति निर्धारक तत्वों को पढ़ेंगे। ये हमारे 4 सिद्धांत हैं नीति निर्धारक तत्व के। तो इन नीति निर्धारक तत्व के सिद्धांतों के अंतर्गत ही क्या होगा कि हम लोग जो है ये नीति निर्धारक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और सामान्य सिद्धांत में कॉमन हो सकती हैं। तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो है हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। कुछ अनुच्छेद इधर के उधर हो सकते हैं क्योंकि दोहराव भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में हम लोग जो है विस्तृत चर्चा करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि इसमें संबंधित जो है कोई भी परेशानी हो तो वो उसको सरलता से हल किया जा सके। तो इस समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा जा सकता है कि राज्य ऐसी नीति का निर्माण करेगा जिससे हर स्त्री, हर पुरुष को जो है अपने जीविकोपार्जन का अवसर प्राप्त हो, धन के केंद्रीकरण को रोका जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध हो, ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जाए जिससे किसी का शोषण ना हो, और समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो प्रदान की जाए। जो है किसी को भी बेरोजगार नहीं रहना है, यानी राज्य ऐसी विधि बनाएगा कि हर व्यक्ति को काम उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके, बेगार, बुढ़ापा आदि जो है राज्य द्वारा लोक सहायता प्राप्त कर सकें, यानी स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सके। और बाकी जो है बुढ़ापे में चाहिए ही क्या, बुढ़ापे में किसी भी व्यक्ति को जो है अगर उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो जाती है और उसके जो है 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो जाती है, तो ऐसी व्यवस्था जो है राज्य सरकार करेगी। और ऐसी व्यवस्था जो है शायद हर बुजुर्ग को की आवश्यकता है। तो ये जो है, अब इसमें जो है थोड़ा हम लोग इतर भी बात कर लेते हैं कि जो समाज में उपलब्ध जो उपस्थित बुजुर्ग हैं, तो उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही जो है इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराए। इस तरह की व्यवस्था हम अपने सामाजिक स्तर पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। और जिनके माता पिता हैं, वो तो जिनके बेटे हैं, पुत्र हैं, या फिर जो कमा धमा रहे हैं, उनकी बात तो अलग है। लेकिन जो असहाय हैं और सहायता किसी भी प्रकार की उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो राज्य का ही कर्तव्य नहीं होता है, या समाज का भी कर्तव्य होता है कि जो है इस तरह के किसी भी बुजुर्ग का जो है उसको जो है शोषण ना होने पाए, उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और उसको जो है 2 टाइम की रोटी उपलब्ध हो सके। अब इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यानी महिलाओं को किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा लेबर पेन होता है या फिर जो है उसको किसी भी प्रकार की जो है प्रसव की संबंधित सुविधाएं हैं, तो ऐसा राज्य ऐसी विधि बनाएगा जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो जो है इस तरह का कार्य कर सकें। और उसके लिए क्या है कि जो है महिलाओं को, जैसे अब वो गर्भावस्था के समय में क्या है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मना होते हैं, यानी उस तरीके के कार्य, यानी भारी कार्यों को नहीं कर सकती है, तो उनके लिए राज्य जो है वो काम पर समान दशाएं उपलब्ध कराएगी, यानी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। जैसे मनरेगा के अंतर्गत जो है बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए जो है वो स्तनपान के लिए, और जो है और बच्चों वाली माताओं के लिए स्तनपान के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए महीना जो है चेकिंग के लिए, ये सारी सुविधाएं जो है बहुत सारी जगह पर राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। तो हम लोग इनकी मांग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य का ये कर्तव्य होगा कि इस तरीके की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए। वो मजदूरी कर रही है तो उसके लिए जो है उस परिस्थिति का निर्माण करे जहां पर वो अच्छे से रह करके मजदूरी कर सके। और श्रमिकों के लिए जो है वो एक अच्छे शिष्ट जीवन, बेहतर जीवन के लिए, शिष्ट जीवन के लिए एक पैकेज की व्यवस्था करे, यानी पैसे की व्यवस्था करे, जिससे वो अपनी मजदूरी जो प्राप्त करे उससे वो शिष्ट जीवन जो है प्राप्त कर सके। और नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए जो भी कार्य होगा वो सरकार करेगी। यानी मादक द्रव्यों को जो है प्रतिबंध भी लगा सकती है। यानी मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध किन किन राज्यों में लगा है? गुजरात और बिहार में पूर्णतः जो है शराब बंदी है। तो इस तरीके के कार्य जो है राज्य सरकार कर सकती है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी क्या हो, इसके लिए भी सुनिश्चितता कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में पढ़ेंगे।
ये सारी चीज़ें हैं और बहुत रोचक चीज़ें हैं। तो इन रोचक चीज़ों को जो है आप भी पढ़िए और आनंद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। कल के लिए नमस्कार।